नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। हाजिर हूं किस्सा गोई का एक और अंक लेकर। आज बात करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एमपी सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की। क्रिकेट की भाषा में बात करना मुझे बहुत पसंद आता है। संभव है कि मैं इस खेल को ज्यादा शिद्दत से पसंद करता हूं, इसलिए ये मेरे अवचेतन में चलता भी रहता होगा। खैर, कैलाश जी की पूरी सियासत पर यदि आप नजर डालें तो वो विवादित बयानों से भरी हुई है। विवादित यानी कई तो ऐसे कि सुनने वाले के कान गर्म हो जाएं। कई बार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें रोका भी, लेकिन मजाल है जो कैलाश जी ने अपना अंदाज बदला हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कई बार उनके बयानों और अंदाज पर नाखुशी झलका चुके हैं, लेकिन फिर भी आज दिनांक तक कैलाश जी ने थिंक बिफोर योर स्पीच का सिद्धांत नहीं अपनाया। और ये संभव है कि ताकत भी उनकी यही है। वे पहचाने ही इसलिए जाते हैं कि खुलकर बोलते हैं। अब फिर ले आता हूं आपको क्रिकेट की उसी भूमिका पर जिसका जिक्र पहले किया था। भारतीय टीम के ख्याति प्राप्त विस्फोटक बल्लेबाज थे वीरेंद्र सहवाग। क्रिकेट की अधिमान्य परिभाषाओं के अनुरूप उनका खेल नहीं रहता था। फुटवर्क उनका लगभग शून्य के बराबर था। ऑफ स्टंप के बाहर से जाती हुई गेंदों को वो कई बार खड़े खड़े पूरा शरीर आगे झुकाकर स्ट्रोक लगाते थे, मगर फिर भी दुनिया की हर टीम का गेंदबाज उनके नाम से खौफ खाता था। 2005 में जब भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बने ग्रेग चैपल, तो उन्होंने वीरेंद्र सहवाग को इसी गैर अधिमान्य तकनीक पर सवाल करते हुए कहा कि आप मान्य तकनीकों के मुताबिक नहीं खेलते हैं, आप खेलिए। मतलब आप फुटवर्क भी करिए, अपना जो घुटना है आगे बेंड भी करिए, पूरी आपकी बॉडी का जो मूवमेंट है वो दिखना चाहिए। सहवाग फुटवर्क करने लगे, मगर परफॉर्मेंस बहुत खराब होता चला गया। आते ही चौके छक्कों की बरसात करने वाले सहवाग कॉट बिहाइंड होने लगे या मिड विकेट में आउट होने लगे, कहीं भी कैच आउट होने लगे। बाद में खराब परफॉर्मेंस के कारण कोच ने उनको टीम से बाहर कर दिया। चैपल हालांकि बहुत विवादित कोच थे, उनका जिक्र यहां सिर्फ संदर्भ के लिए मैंने किया। जब चैपल हटे तो कप्तान गांगुली एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सहवाग के गिरते हुए प्रदर्शन की वजह पता थी। उन्होंने सहवाग को समझाया और कहा कि अपना मूल अंदाज मत बदलो, जैसे खेलते हो वैसे खेलो। फिर हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में ही स्थानापन्न कप्तान के तौर पर सहवाग की वो पारी भी सभी क्रिकेट प्रेमियों को याद होगी, जिसमें उन्होंने 25 चौकों और 7 छक्कों की मदद से सिर्फ 149 गेंदों में 219 रन ठोक दिए थे। तो आज में कोई क्रिकेट की इतनी सब बात जो मैंने की, वो क्रिकेट पर आज की किस्सा गोई नहीं है। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इस संदर्भ को सहवाग की जगह आपको कैलाश जी रखना है। जब भी वो सियासत का मूल स्वभाव बदलने का सोचते हैं, तब नेपथ्य में चले जाते हैं। जैसे हमने पहले भी कहा कि उनकी आइडेंटिटी है उनके बयान, उनकी आइडेंटिटी है उनका दम से बोलना। तो उनकी पहचान एक आक्रामक राजनेता की है। अब बढ़ते हैं आगे। उमा भारती के समय से लेकर अभी डॉक्टर मोहन यादव तक जितने भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल रहे, अब यहां मैंने जितने भी मुख्यमंत्री शब्द का अकेला इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल पर ज्यादा जोर दिया, क्योंकि अकेले शिवराज ही 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो जितने भी कार्यकाल के लिए जो भी बैठा, कैलाश विजयवर्गीय उनके लिए अघोषित प्रतिद्वंदी बिना किसी वजह के ही बने रहे। उसकी माकूल वजह हम यहां निकालने की कोशिश करते हैं। कैलाश जी इकलौते ऐसे मंत्री हैं मौजूदा सरकार के जो उमा जी सहित सभी मुख्यमंत्रियों के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं। इतना सीनियर मंत्री अभी कोई दूसरा नहीं है। जाहिर है कि कुछ अपने स्वभाव के कारण, कुछ कद के कारण मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वालों को इनसे संभावित खतरा तो लगता ही रहा। और दिलचस्प यह है कि तब से आज तक वे आंख की किरकिरी बने ही रहते हैं। उन्होंने पहला विधानसभा चुनाव 1990 में लड़ा, तब वे इंदौर 4 से चुनावी मैदान में थे। इसके बाद 1993, 1998, 2003, 2008, 2013 और फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में लगातार जीत दर्ज की। अहम यह है कि इस दौरान उन्होंने 4 विधानसभाओं, इंदौर 4, इंदौर 2, महू और अब इंदौर 1 से चुनाव लड़ा। वे अब तक कोई चुनाव नहीं हारे। यदि उन्होंने सियासत में निवेश बाजार जोखिमों को ध्यान में रखकर किया होता तो वे भी मुख्यमंत्री हो सकते थे।
लेकिन वे तो बाजार के जोखिमों को खुद ही न्योता देने के आदी हैं। यूं तो उनके बयानों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि उस पर ही कार्यक्रमों की एक पूरी श्रृंखला तैयार हो सकती है, लेकिन शुरुआत करेंगे तब की जब उन्हें पार्टी ने लंबे अंतराल के बाद विधानसभा का चुनाव लड़वाया, यानी साल 2023। उनको उनके ही बेटे आकाश विजयवर्गीय की टिकट काटकर चुनाव लड़वाया गया। बेटे की टिकट उनके बल्ला कांड के कारण कटी, ऐसा कहा जाता है। याद होगा आपको उनकी बल्लेबाजी का अंदाज जब कमलनाथ सरकार के दौरान जर्जर मकान ढहाने गई इंदौर नगर निगम की टीम के साथ विवाद के दौरान आकाश ने शहरी निकाय के एक अफसर को क्रिकेट के बैट से पीटा था। बड़ा वायरल हुआ था वो वीडियो। पुलिस ने आकाश और 10 अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 353, जो किसी लोक सेवक को भयभीत करके उसे उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए उस पर हमला करने के लिए लगती है, 2094 यानी गाली गलौज, 323 यानी मारपीट, ये सब आईपीसी की है। अब तो बदल गई हमारी जो दंड संहिता है, ये उस दौर की है। 506 यानी धमकाना, 147 यानी बलवा और 148 घातक हथियारों से लैस होकर बलवा के तहत एफआईआर दर्ज की थी। बाद में फिर ये मामला सेटल भी हो गया। लेकिन इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संकेतों में गुस्सा जाहिर किया था, और ऐसे संकेत थे जो लाउड एंड क्लियर थे। सुन रही थी पूरी बीजेपी और सुन रहे थे खुद कैलाश जी भी। आकाश को पार्टी टिकट नहीं देती, ये तय था, लिहाजा उनकी जगह कैलाश जी को टिकट दिया गया। फौरन उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने की 1% भी इच्छा नहीं थी और वे केवल जनसभाओं में भाषण देने की योजना बना रहे थे। ये भी कहा उन्होंने कि वह बड़े नेता हो गए हैं और जनता के सामने हाथ जोड़कर वोट मांगने की मानसिकता नहीं रखते। अब इतने दम से कोई उम्मीदवार जिसे घोषित किया गया हो, जिसे टिकट दी गई हो, अगर वो बोले कि मैं बड़ा नेता हूँ, जो क्योंकि बड़े नेता भी जब वोटर के पास जाते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं और कमर जो है उनकी वो कमान की तरह झुकती ही है, एक ही बार झुकती है चुनाव के वक्त, तो झुकाना पड़ता है। उसके बावजूद उन्होंने इस तरह का बयान दिया। इसकी बड़ी व्यापक प्रतिक्रिया हुई। उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने प्रचार के दौरान कहा कि उन्हें किसी बड़े लक्ष्य के लिए पार्टी ने टिकट दिया है। ये उनका अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के सदन का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था या फिर अपने वोटर्स को लुभाने का तरीका कि आप विधायक नहीं चीफ मिनिस्टर चुन रहे। ये स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन गया कैलाश जी के खिलाफ ही। जाहिर बात है कि पार्टी क्यों सुनेगी कि मुझे किसी बड़े उद्देश्य के लिए भेजा गया, वो भी बीजेपी जैसी पार्टी जो ऐन वक्त में डॉक्टर मोहन यादव का चयन सबको याद है, बाकी के राज्यों में भी याद है, वो ऐन वक्त में अपना नेता चयनित करते हैं, वहाँ पर कैलाश जी इतने दम से बोल देते हैं। एक जिज्ञासा मेरे मन में बहुत सालों से रही है कि क्यों किसी भी मुख्यमंत्री के बेहद करीबी नहीं हो पाए कैलाश जी। उसका जवाब कई लोगों से संवाद के दौरान अलग अलग तरह से मिला। दरअसल कैलाश जी राजनीति की शुरुआत के वक्त से ही ऐसे ही बिंदास फुलटॉस टाइप के हैं। एक बात मुझे किसी ने बताई कि जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तब बीजेपी के उस वक्त के युवाओं में कैलाश विजयवर्गीय, ब्रजमोहन अग्रवाल और शिवराज सिंह चौहान की दोस्ती थी। ब्रजमोहन और कैलाश जी की थोड़ा ज़्यादा करीबी थी। उस वक्त शिवराज जी को ये लोग खुद से कम प्रभाव वाला नेता मानते थे। जाहिर है कि वो अभी भी उनका अपीयरेंस अगर आप देखें शिवराज जी का तो बड़ा ऐसा वो अपना प्रोफाइल बहुत लो रखते हैं। उस समय प्रोफाइल वाकई लो था। ये दोनों उस तरह से बिहेव करते थे बॉस की तरह। वक्त पलटा, शिवराज जी मुख्यमंत्री बन गए। जब कोई मुख्यमंत्री बन जाता है तो कैबिनेट के सदस्यों की मजबूरी हो जाती है कि वो उन्हें धोख लगाए। यदि कोई नहीं लगाता तो जल्दी चिन्हित भी हो जाता है। चीफ मिनिस्टर समझ लेता है कि सैल्यूट ही नहीं मारता ये व्यक्ति तो मुझे, मेरी कैबिनेट में होने के बावजूद। तो कैलाश जी ने शुरुआत में बजाय धोख लगाने के अपने आचार विचार व्यवहार से ये झलकाने की कोशिश की कि वे सीनियर हैं। अब सोचिए टीम के कप्तान, जैसे मैंने कहा, कैसे गवारा होगा उसको, होना भी नहीं चाहिए, तभी तो आप टीम लीड कर पाएंगे। इंदौर में जब ये समानांतर सत्ता चलाने का प्रयास करने लगे तो वहां शिवराज जी ने पोस्टिंग की एक तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अनुराधा शंकर की। आपको याद होगा कि अनुराधा जी ने गुंडों को घर से निकाल कर सरे बाजार उनका जुलूस निकालना शुरू किया। कहा जाता है कि उनमें गुंडे कम थे और कैलाश जी के चेले ज़्यादा थे। उन्होंने पुलिस को नियंत्रण में लाने की भरसक कोशिश की, लेकिन कामयाब होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। भाई जाहिर बात है कि क्यों सुनी जाती तब कैलाश जी की। भेजी ही अनुराधा जी गई थी इसीलिए कि जो गवर्निंग बॉडी हो वो भोपाल हो बजाय इंदौर के।
उसी वक्त हताश होकर कैलाश जी ने एक बयान दिया था, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, कि मुझे शोले फिल्म का ठाकुर बना दिया गया है, यानी मेरे दोनों बाजू काट दिए गए। कैलाश जी सत्ता के संकेतों को समझने में भी या तो भूल करते हैं या फिर जानबूझकर टकराते हैं। हालांकि उनके स्वभाव को देखकर दूसरी वाली यानी टकराने वाली बात ज्यादा सही लगती है। वे टकराते गए और क्रमशः अपना नुकसान करते गए। चुनाव के वक्त पहले रमेश मेंदोला, फिर बाद में बेटे को टिकट दिए जाने के उनके दबाव को ऐसी चतुराई से शिफ्ट किया गया कि कैलाश जी को उस महू सीट में शिफ्ट होना पड़ा जहां कांग्रेस के वोटर ज्यादा हैं। गनीमत यह रही कि फिर भी वो वहां से जीत गए। ये सिलसिला अभी शेष नहीं शुरू हुआ है। इंदौर एमपी का 1 नंबर का जिला है हर लिहाज से। जो भी मुख्यमंत्री रहा है उसने इंदौर में कब्जे की कोशिश सबसे पहले की है। दिग्विजय सिंह के वक्त से मुझे याद है कि इंदौर में सीधा नियंत्रण हर चीफ मिनिस्टर चाहता है, और इंदौर यदि सीएम के सीधे नियंत्रण में है तो मानिए कि पूरा प्रदेश आपके नियंत्रण में है। इंदौर में शुरुआत में दिक्कत हुई कैलाश जी को लक्ष्मण सिंह गौड़ से, जो उस वक्त हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे। वे ज़्यादा फायर ब्रांड थे, उन्हें भोपाल से भी प्रमोशन की शह मिलती रही, तो वो कैलाश जी के समानांतर खड़े होते रहे और उनको असहज करते रहे। बाद में 11 फरवरी 2008 को जब वो भोपाल से इंदौर जा रहे थे, वो यानी लक्ष्मण सिंह गौड़, तब देर रात देवास के पास उनकी कार से अचानक एक डंपर टकराया और सड़क हादसे में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद इंदौर की विधानसभा सीटों को लेकर उनका टकराव पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से भी चला, ताई जिन्हें कहते हैं। और ऐसा चला कि केवल इंदौरी नहीं, कहीं भी सियासत में रुचि रखने वाले व्यक्ति से पूछिए कि ताई और भाई विवाद किन के बीच है, तो वो बता देगा कि भाई यानी कैलाश विजयवर्गीय और ताई यानी सुमित्रा महाजन। कहा जाता है कि इस विवाद को पोषण और पल्लवन कभी भोपाल तो कभी दिल्ली से मिला। इस विवाद का खामियाजा भी इंदौर भुगतता रहा। एक वक्त में इंदौर की 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी के विधायक थे, लेकिन इसके बावजूद शिवराज कैबिनेट में एक भी मंत्री नहीं बनाया गया। हालांकि शिवराज जी ने बहुत बुद्धिमत्ता से इंदौर के मसले को हैंडल किया। वे वक्त वक्त पर कभी ताई तो कभी भाई के साथ खड़े खड़े दिखते रहे और संतुलन का सिद्धांत बनाते रहे। कैलाश जी को जब मौका मिलता है वे सियासी प्रतीकात्मक चिकोटी काटना, अब ताई उम्रदराज है इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो सुनने वाले को हो सकता है कि गलत लगे, इसलिए मैंने ये शब्द एक तैयार कर लिया कि प्रतीकात्मक चिकोटी जो ताई को काटते हैं वो अक्सर काट ही लेते हैं। अभी भी वे ताई की तारीफ भी ऐसे करते थे कि सुनने वालों को समझ में ही आ जाता था कि इसमें तारीफ कम और तंज ज़्यादा है। जैसे ये बयान उन्होंने कहा कि ताई का काम करने का अपना अंदाज है और उन्हें बिना संघर्ष किए बहुत कुछ मिल गया। शायद इसी कारण उनकी कार्य करने की शैली और तरीका अलग है, लेकिन ताई के चरित्र और ईमानदारी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उनका राजनीतिक जीवन बेदाग रहा। आखिरी की लाइन कितना महिमा मंडित कर रहे हैं कि कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन शुरू की लाइन कि उन्हें बिना संघर्ष मिल गया, तो ये बताना चाह रहे थे कि ताई को जो भी मिला वो तस्तरी में मिला। मैं कैलाश जी को तकरीबन 3 दशक से देख रहा हूँ और कवर भी कर रहा हूँ। अव्वल तो वो बोलने से परहेज नहीं करते और उसके बाद कभी अपने बयान से पलटते भी नहीं हैं बेहद यारबाज। मंडली जोड़ना, उल्लास में रहना, बहुत उनको मज़ा आता है इसमें। उनके बंगले में हर साल भुट्टा पार्टी ज़रूर होती है और भी करते रहते हैं पार्टी। गाना गाने के भी बड़े शौकीन हैं, आपने बहुत सारे उनके गाने सुने होंगे। जब भी मौका मिलता गाने लगते हैं। मीडिया से नाराज़ भी होते हैं और दोस्ती भी दम से निभाते हैं। कई बार उनका ये प्रेम भारी भी पड़ जाता है। एक घटना का जिक्र मैं ज़रूर यहाँ पर करूँगा। एक बड़े चैनल के स्टेट ब्यूरो का पद खाली हुआ, दोनों स्टेट एमपी छत्तीसगढ़। कैलाश जी उस वक्त हरियाणा के प्रभारी थे। दिल्ली में बहुत जलवा उनका हुआ था, धमक भी बहुत हुई थी। मतलब इतना था कि बड़े बड़े चैनल के जो मालिकान हैं उनके साथ कैलाश जी की उठक बैठक थी। तो जाहिर है कि भोपाल के कुछ पत्रकार उनसे उसी खाली पोस्ट के लिए सिफारशी नियुक्ति करवाने के लिए रोज़ मिलते थे, करवाना भी चाह रहे थे। मेरे से संयोग से एक बार उनकी मुलाकात हुई, एक आध दिन पहले ही, मतलब जब ये घटना हुई उसके एक दिन पहले। तो उन्होंने पूछा कि भाई तब मैं टीवी से बाहर था, मैं डिजिटल में था। तो उन्होंने कहा मज़ा आ रहा है? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, मैं टीवी में वापस आना चाहता हूँ। सिर्फ इतनी मेरी और उनकी बात हुई और हमने कहा मज़ा टीवी में ही आता है। कैलाश जी से मिलने से पहले मैं उस खाली हुई पोस्ट के लिए उस चैनल के एडिटर, बहुत बड़ा चैनल है वो, और उनके एडिटर संयोग से मेरे बहुत अच्छे परिचित हैं।
तो मैंने उनसे बात कर ली थी। उन्होंने बताया कि भाई उनकी रिक्वायरमेंट बायलिंगुअल है, जो मैं नहीं था। जाहिर बात है कि मैं लगातार इंग्लिश में लाइव नहीं कर सकता था 1-1 घंटे का, पीटीसी तक तो ठीक है। तो उन्होंने कहा यार प्रवीण तुम जम नहीं पाओगे। मेरी और एडिटर की जो बात हुई उसको मैं बता रहा हूँ। बोला अदरवाइज तुम हर हालत में हमारे यहाँ होते। इतनी बात हो गई, बात वहीं ख़त्म हो गई। तो मैंने अपनी दावेदारी को स्वतः ही खारिज कर दिया। उधर कैलाश जी के पास जब कई लोग पहुंचने लगे तो उनका प्रेम, और सब ये सिफारिश करने लगे कि आप बोल दीजिए हो जाएगा, आप बोल दीजिए हो जाएगा। उनका प्रेम मेरे प्रति बिना मेरे अनुरोध के जागृत हुआ और उन्होंने उस चैनल में फ़ोन करके कह दिया कि प्रवीण आपके लिए बेहतर साबित होंगे, आप तो डन करिए। अब जैसे मैंने बताया कि उनके संपादक से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, तो उन्होंने बहुत चटकाया और कहा कि यार तुम कब से सिफारिश लगवाने की तुमको ज़रूरत पड़ने लगी, कल तो अपनी बात हो गई थी। फिर कैलाश जी से फ़ोन क्यों करवाया? बाद में मुझे 15 मिनट लगे उनको ये कन्विंस कराने में कि मैंने कतई नहीं बोला, वो खुद से ही कर देते हैं, उनकी आदत है। तो जो मैं बात अभी यहाँ पर बोल रहा हूँ वो ये कि वो रिश्तों को निभाने में बड़े शिद्दत से निभाते हैं। और उस यारबाजी का जो मैंने जिक्र किया ये उसका है। बहुत सारे लोग जबकि उनके पास जा रहे थे, वो चाहते तो उन सब का नाम लेते, लेकिन याद आया उन्हें मैं। बहरहाल कैलाश जी इंदौर में कभी एक छत्र राज नहीं कर पाए। मुखिया कोई भी रहा हो, उसने सभी प्रमुख फील्ड पोस्टिंग वाले अधिकारी यानी कलेक्टर, एसपी, सीओ जिला पंचायत, नगर निगम कमिश्नर सभी अपने ही भेजे। अपने यानी जो कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले भोपाल से पूछे। ज़्यादा सियासी दबाव नहीं झेल पाते हैं कैलाश जी। झेलना मतलब राजनीतिक प्रतिक्रिया देना। मौन रहना या डिप्लोमेटिक बात करते मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, न तो कैमरे के सामने न कैमरे के बाहर। वो इस बात की परवाह भी नहीं करते। 4-5 लोग अगर हम लोग सब साथ बैठे हैं जो अलग अलग विचारधारा, अलग अलग मानसिकता के हैं, यहाँ तक कि अलग अलग पेशे के हैं, तो भी जो बोलते हैं तो धड़ 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 बोलते हैं। जो बोलना है बोलना है। जिस लाडली बहना योजना के कंधे में सवार होकर ये प्रचारित किया जाता रहा कि बीजेपी ने एमपी में विधानसभा चुनाव जीता, उस योजना के बारे में कैलाश जी के विचार आपको सुना देता हूं जो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहे। उन्होंने कहा कि कुछ फैसले लोकप्रियता के मकसद से लिए जाते हैं, लोकहित के लिए नहीं। लोकप्रिय होना है तो ऐसे निर्णय लो जो आपको लोकप्रिय बनाए, भले वो लोकहित में ना हो। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो हम अगला चुनाव भले जीत जाएं इसको ध्यान में रख के लिए जाते हैं। इसी कारण सरकार लोकप्रिय निर्णय कर लेती है, लेकिन भुगतना जनता को पड़ता है। सिर्फ कुर्सी प्राप्त करने के लिए आप इस प्रकार से राज्य को एकदम से, मैं ये कहूँ कि राज्य के कपड़े उतार दें, तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसी योजनाओं का एक वर्ग विशेष को विरोध करना चाहिए। समझदार व्यक्ति क्यों चुप हैं? अब आप देखिए इसमें कितने सारे छेपक हैं कैलाश जी के। योजना की आलोचना, अपनी ही सरकार की योजना की आलोचना, दूसरा लोगों को उकसाने का भी पुट है उसमें कि भाई क्यों चुप है समझदार व्यक्ति, विरोध किया जाना चाहिए। और इस तरह का उनका नेचर है। ऐसी मारा को तल टिप्पणी तो विपक्ष के किसी नेता ने भी नहीं की होगी। वे हर मसले पर बोलते हैं। कुछ प्रमुख बयानों का यहाँ हम जिक्र करते हैं, लेकिन पहले आपको बताएं कि बॉलीवुड में 2 स्टार या फिल्म मेकर्स के बीच भी कोई विवाद सोशल मीडिया में तूल पकड़ता है तो उस पर भी कैलाश जी सवाल करते हैं। जनवरी 2017 में शाहरुख खान की फिल्म रईस की रिलीज से पहले कैलाश जी ने ट्वीट किया, जो रईस देश का नहीं, वो किसी काम का नहीं और एक काबिल देशभक्त का साथ तो हम सभी को देना चाहिए। आपको याद होगा 2 मूवी एक साथ रिलीज हुई थी, रईस और काबिल। तो कैलाश जी लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, काबिल देखो भाई, रईस मत देखो। शाहरुख खान को लेके कुछ उनके पूर्वाग्रह हैं, बल्कि बीजेपी के भी रहते हैं। शाहरुख खान चिन्हित थे एक तरह से कांग्रेसी होने के कारण, उनका बेटा भी इसी वजह से बहुत परेशान हुआ। इस बात पर लंबा जाएंगे नहीं। तो इस बयान को रईस और काबिल फिल्मों के बीच तुलना के रूप में देखा गया, जिसमें रईस को देश विरोधी और काबिल को देशभक्त बताया गया। बाद में हालांकि फिर उन्होंने स्पष्ट किया, क्योंकि वहाँ से जैसे मैंने कहा दिल्ली कई बार इनके बयानों को लेकर टोकता है, तो ये वापस नहीं कर लेते, विड्रॉ नहीं करते, मगर थोड़ा थोड़ा स्पष्टीकरण दे देते हैं, डिटेलिंग कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था। कई बार कैलाश जी ऐसा बोल देते हैं कि पार्टी को उनके बयानों से किनारा करना पड़ता है। नवंबर 2015 में शाहरुख खान ने भारत में बढ़ती असहिष्णुता पर चिंता व्यक्त की थी, इंटॉलरेंस जिसे कहते हैं। इसके जवाब में विजय वर्गीय ने ट्विटर पर कहा, शाहरुख खान भारत में रहते हैं लेकिन उनका दिल पाकिस्तान में है। उनकी फिल्में यहाँ करोड़ों कमाती हैं लेकिन उन्हें भारत असहिष्णु लगता है। इस बयान पर व्यापक आलोचना हुई, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी असहमति जताई। बाद में फिर उन्होंने
खंडन तब भी नहीं किया, तब भी क्या कहा कि उनके ट्वीट्स को गलत समझा गया। ये उनका खंडन, एक तरह से परिष्कृत खंडन जो है वो आया। अगर भारत असहिष्णु होता तो शाहरुख खान अमिताभ बच्चन के बाद सबसे लोकप्रिय अभिनेता नहीं होते, इस तरह से उनने लिखा और कहा कि अब आप इसे चाहें तो खंडन मान लें। कहा नहीं, भाव उनका यही था कि आप चाहें तो खंडन मान लें, मैं इतना ही बोल पाऊंगा। वो कहते हैं कि भाई लड़कियों और महिलाओं के बयान को लेके भी बहुत ज़्यादा उनके बयान आए दिन सुर्खियों में आते हैं। चाल चलन पहनावा सब पर वो इतना बोलते हैं जितना उन लड़कियों के परिवार के बुजुर्ग भी नहीं बोलते होंगे। कुछ बातें उनकी बेशक उपयोगी और समझ में आने लायक हो सकती हैं, लेकिन कुछ तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि पार्टी पल्ला झाड़ लेती है। तो लड़कियों पर आए कैलाश जी के बयानों का थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने 6 अप्रैल 2023 को जैन समाज के एक कार्यक्रम में कहा, गंदे कपड़े पहनकर बाहर निकली लड़कियां बिल्कुल सूर्पणखा जैसी लगती हैं। उन्होंने भारतीय संस्कारों की दुहाई देते हुए युवतियों से कहा कि अच्छे कपड़े पहने। ये सलाह वो फौरन भी दे देते हैं। उन्होंने कहा, यार भगवान ने अच्छा खासा शरीर दिया है, अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनती? यार भी बोला कि अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनती हो यार? बोले, मैं तो दादा दादी माँ बाप सबसे कहता हूँ शिक्षा जरूरी नहीं, संस्कार जरूरी है। एक और बयान विजयवर्गीय ने कहा कि मैं रात में जब बाहर निकलता हूँ पढ़े लिखे नौजवानों और ख़ासतौर पर लड़कियों को नशे में झूमते देखता हूँ तो सच में ऐसी इच्छा होती है कि गाड़ी से उतर के इनको 5-7 लगा के नशा उतार दूँ। 5-7 लगा के मतलब तमाचे खींच के इनके नशे उतार दूँ। तमाचा लिखा नहीं उनने, मैं कर रहा हूँ उसका तर्जमा। उन्होंने कहा, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ। इस तरह के उनके बयान आते हैं। एक बार इंदौर के मशहूर स्ट्रीट फूड मार्केट में घूमते हुए एक युवती ने थोड़े से खुले कपड़ों में खुद का वीडियो पोस्ट किया। सोशल मीडिया में वायरल हुआ, हंगामा मचा तो कैलाश जी ने मोर्चा संभाला। मशहूर मेघदूत चाट चौपाटी और 56 दुकान के पास ये शूट हुआ था वीडियो और पब्लिक रिएक्शन के नाम से उसे अपलोड किया गया था। कैलाश जी ने कहा कि कुछ महिलाओं से उनको सूचना मिली है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को बुला के निर्देश भी दे दिया कि अब इस पे कार्रवाई करो। डर गई वो लड़की, भाई जाहिर है कि रील में वो नंबर और लाइक्स चाह रही होगी, लाइक शेयर और जो कुछ भी इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है सोशल मीडिया प्रेमी लोगों की, तो डर गई वो। फिर उसने माफ़ी मांगी, पता लगा वो दुबई की रहने वाली थी वगैरह वगैरह वगैरह। इस पर आगे बात करेंगे कभी। तो ये बानगी लड़कियों पर दिए बयानों की थी। राजनीति में तो वो खुल के बोलते हैं। जब कांग्रेस के नेता अजीत जोगी अपनी अलग पार्टी छत्तीसगढ़ में बना रहे थे तब उन्होंने बयान जारी किया कि जिस पार्टी की लीडरशिप कुत्ते और वर्कर्स से बराबरी का व्यवहार करे वहाँ कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति रहना पसंद नहीं करेगा। बहुत अच्छा किया अजीत जोगी ने जाके। अब इन्हें लेना देना क्या, अलग राज्य बन गया छत्तीसगढ़, वो एमपी में रहने वाले उनकी पार्टी के भी नहीं थे, लेकिन बोलते हैं कैलाश जी। जैसे मैंने कहा कि जो मसला आता है उस पर बोलते हैं। एक बार गुलाम नबी आज़ाद को सोनिया का गुलाम कह दिया था उन्होंने। होली खेलने के भी बहुत शौकीन है कैलाश जी, बजरबट्टू भी बनते हैं। गाना तो मैंने बताया कि गाना तो गाते ही हैं, और ऐसे अनौपचारिक आयोजनों में मीडिया को भी औपचारिक कोई ना कोई ऐसा बयान पकड़ा ही देते हैं जिससे बवाल हो जाता है। मैंने कहा ना कि वो परवाह नहीं करते कि उस वक्त कैमरे ऑन हैं या नहीं, मुंह में माइक लगा है या नहीं। अब होली भी होता है तो भी जो जर्नलिस्ट जाते हैं वो मुंह में माइक एक बार लगा ही देते हैं कि भाई कुछ मिल जाए। और कैलाश जी के पास आप जाएंगे तो आप निराश होकर नहीं लौटेंगे यदि आप जर्नलिस्ट हैं तो एक बार होली मिलन समारोह में उन्होंने कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को कह दिया कि तो महिलाओं का शौकीन आदमी है। बीते विधानसभा चुनाव में उनका ये बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस बूथ से कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा उसे वे 51,000 रुपये देंगे, इसकी शिकायत तो चुनाव आयोग में भी हुई। तो जैसे मैंने कहा कि उनके बयानों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि एक पूरा कार्यक्रम उनके ऊपर हो सकता है। लिहाजा एक बयान और सुनाते हैं और फिर थोड़ा आगे चलना पड़ेगा, नहीं तो बयान में ये एपिसोड खत्म हो जाएगा। ये बयान था 5 अक्टूबर को इंदौर में कोल इंडिया मैराथन कार्यक्रम का। उन्होंने अपनी फिजिकल फिटनेस और वज़न कम होने के सवाल पर कहा, शरीर का वज़न भले कम हो जाए लेकिन राजनीतिक वज़न कम नहीं होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि चाहे जो मुख्यमंत्री रहा हो, किसी न किसी तरह से कैलाश जी अपना राजनीतिक वज़न तो बढ़ा ही लेते हैं। किसी भी समारोह में जाना, गाना बजाना करना, बयान देना, जिम में वीडियो बनवाना, परिवार के बच्चों के साथ खेलना, ये भी कैलाश जी के दिल को बच्चा बनाए हुए और दिलेरी भी बरकरार रखे हुए। हालांकि ऐसा लगता है कि पार्टी ने बंगाल में की गई उनकी मेहनत, हरियाणा में की गई उनकी मेहनत का वैसा प्रतिफल नहीं दिया जिसकी उन्हें उम्मीद थी।
बहुत संभावना है कि एमपी में जो भी नया मार्गदर्शक मंडल अघोषित तौर पर बन रहा है, अघोषित तौर पर, इस शब्द पर गौर करिएगा, ये बीजेपी में घोषित तौर पर नहीं होता, लेकिन भेज देते हैं और बहुत सारे मार्गदर्शक मंडल के पद वो पद परिभाषित करते हैं जहां उन्हें बैठाया गया है। नरेंद्र तोमर भी आप मान सकते हैं, विधानसभा अध्यक्ष मार्गदर्शक मंडल, राज्यपाल मार्गदर्शक मंडल। तो इस तरह से जब किनारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से जब आप शिफ्ट किए जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि शायद आप मार्गदर्शक मंडल में जा रहे हैं। हालांकि अभी कैलाश जी शिफ्ट नहीं किए गए, लेकिन ये संभावना लग रही है कि पार्टी उनको उसका सदस्य बनाने पर विचार कर रही हो। मगर कैलाश जी पर ये पंक्तियां बड़ी मौजू हैं कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो आज की इस किस्सागोई में इतना ही। अगले हफ्ते किसी खास व्यक्ति, किसी खास शख्सियत, किसी खास जगह के बारे में करेंगे किस्सागोई। आप देखते रहिए BS TV।